अफ्रीका महाद्वीप विश्व के मध्य में स्थित है। इसके उत्तर में यूरोप, इसके पूर्व में सऊदी अरब, इसके पश्चिम में अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और यह पूरी रिम हिंद महासागर की है, इंडियन ओशन की। अफ्रीका का जो सामरिक महत्व है, जियोपॉलिटिक्स, ये एक तो यहाँ का जो लोकेशन है, जो इसकी मध्य में स्थित है, यूरोप के ठीक नीचे, सऊदी अरब के ठीक बगल और हिंद महासागर, इन तीनों के बीच में ये स्थित है। तो दूसरा इसका जो विशेष भू राजनीति का जो एक कारक है, वह कारक है यहाँ की खनिज संपदा। अगर अफ्रीका में इतनी खनिज संपदा ना होती तो शायद अफ्रीका का सामरिक महत्व इतना अधिक ना होता। तीसरा एक और कारण है कि अफ्रीका की जो आबादी है, एक करीब 134 करोड़ आबादी है, और इस आबादी में ज़्यादातर लोग युवा हैं। और अभी अफ्रीका की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है कि सबको रोजगार, सबको भोजन और या अन्य प्रकार की सुविधाएं जो यूरोप में मिल रही, जो अमेरिका में मिल रही हैं, या जो सऊदी अरब में मिल रही, वो इनको मिल पाए। तो ये तीन कारक हैं जो अफ्रीका की भू राजनीति को निश्चित करते हैं। इसके साथ अफ्रीका के जो लोग हैं वो ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, और जो जनजातियां होती हैं उनका हजारों साल का ये परंपरागत इतिहास होता है, उनके मूल्य होते हैं। उनके मूल्य यहाँ की जलवायु, यहाँ का उच्चावच जल प्रवाह निश्चित करते हैं। जो वो जनजातियां होती हैं वो अपने रहन सहन से, अपने जो उनके मूल्य होते हैं उससे वो अगल बगल के क्षेत्रों पर ये प्रभाव डालते हैं। यह प्रभाव डालेंगे, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो मित्रता, नेगेटिव हुआ तो शत्रुता। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो अफ्रीका की जियोपॉलिटिक्स को डिसाइड करती हैं। अफ्रीका की जियोपॉलिटिक्स भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब 20 लाख भारत के लोग अफ्रीका में डायस्पोरा के रूप में हैं, और इसमें से करीब 1.5 लाख लोग एनआरआई के रूप में हैं, और करीब 19 लाख लोग पीआईओ के रूप में हैं। इसके अलावा भारत का 3000 वर्षों से ये जो अफ्रीका का पूर्वी तट है, इससे आना जाना रहा है, संबंध रहा है, यहाँ से हमारा व्यापार होता रहा है। तो ऐतिहासिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से हमारे भारत देश के और अफ्रीका के इस पूर्वी तट के तार बहुत पहले से जुड़े हैं। विश्व के लिए भी अफ्रीका बहुत महत्वपूर्ण है, और आप इसके महत्व का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि इसका सामरिक महत्व कुछ इस तरह का है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, जो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं, और जिनके ब्लू हेलमेट भी हम लोग बोलते हैं, तो ब्लू हेलमेट के 6 ऑपरेशंस इस समय भी अफ्रीका में चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो प्लस का ये साइन है, ये एक साइन आप देख रहे होंगे, ये वेस्टर्न सहारा कॉन्फ्लिक्ट रीजन में है। ये मोरक्को और वेस्टर्न सहारा है। इन दोनों के बीच में युद्ध होता रहा है, और इस कारण यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को यहाँ स्टेशन होना पड़ा ताकि शांति ये बहाल रहे। यहाँ पर 80% जो वेस्टर्न सहारा है उस पर मोरक्को अपना अधिकार करके बैठा है, और यहाँ के लोग संघर्ष ये करते हैं कि नहीं, ये हमारा है और हमें आज़ादी मिले। इसी प्रकार आप जब और नीचे जाएंगे तो देखेंगे नॉर्दर्न माली में भी यहाँ पर जो तुरेग लोग हैं, तुरेग जनजाति के लोग हैं, वह चाहते हैं कि नॉर्दर्न माली आज़ाद हो जाए या उसको ज़्यादा छूट या इंडिपेंडेंस या फ्रीडम मिले, और ये तुर्कों के लिए अलग से एक
स्टेट बन सके। तो इस कारण भी यहाँ पर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ा है, यहाँ पर है। इसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। यहाँ पर कई जनजातियां हैं जो आपस में संघर्षशील हैं और यहाँ पर युद्ध होता रहता है, और इस युद्ध के कारण यहाँ पर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस हैं। इसी प्रकार कीवू जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कीवू यहीं पर लेक है रवांडा के बीच में और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बीच में। तो कीवू में भी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, क्योंकि यहाँ हुतू एक ट्राइब है और ये लोग और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की सेना ये युद्ध करती रहती है। ये लेक है, कीवू लेक है, ये रवांडा है, ये डीआरसी है। तो ये इससे लाखों लोग अब तक मारे गए हैं। और ये जो ग्रेट लेक्स हैं, इनके किनारे इंस्टेबिलिटी है, इनके किनारे शांति नहीं बल्कि इनके किनारे युद्ध है। अगर आप रवांडा का नाम सुन रहे होंगे तो आपको 1994 की वो घटना आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, जिसमें हुतू और तुत्सी के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था। यह युद्ध 1994 में अप्रैल से लेकर जुलाई तक ये चला। 100 दिन का युद्ध था। करीब 8 लाख लोग इसमें मारे गए। इसमें हुतू ने जो तुत्सी ट्राइब है उसके 8 लाख लोगों का नरसंहार किया। तो यह इतिहास का सबसे जघन्य यहाँ पे जेनोसाइड हिंसा हुई, जिसमें 8 लाख से अधिक लोग मारे गए और 2 जनजातियों के बीच में युद्ध हुआ था, हुतू और तुत्सी। तो रवांडा और कीवू, आज भी कीवू कॉन्फ्लिक्ट, जब हुतू और तुत्सी का युद्ध समाप्त हुआ तो ये हुतू अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की मिलिट्री से यहाँ के संसाधनों के लिए युद्धरत हैं। फिर आप और उत्तर की ओर जाएं तो आता है साउथ सूडान। साउथ सूडान अफ्रीका का एक ऐसा देश है जो 2011 में सूडान से आज़ाद हुआ और नया राष्ट्र बना। इसकी कहानी बहुत ही रोचक है। सूडान ये पहले एक देश था जब ये आज़ाद हुआ, लेकिन यहाँ पर अरब के जो मुस्लिम्स थे, जो अरब के मिलिटियाज थे, जंजीबाद थे, तो यहाँ पे के जो अरब मिलिटियाज थे और यहाँ के जो दक्षिण सूडान के नॉन अरब लोग थे, नॉन अरब अफ्रीकन थे, नॉन अरब क्रिश्चियंस भी थे और कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स भी थी। तो ये अरब मिलिटियाज सूडान सरकार के साथ मिलकर इन लोगों को मार्जिनलाइज कर रहे थे, इनको विकास के वह अवसर प्राप्त नहीं थे। और ये भी रिपोर्ट में आता है कि ये अरब मिलिटियाज इन पर अरब जो संस्कृति है, जो भाषा है, जो शरिया अल्लाह है, उसको थोपना चाहते थे। इस कारण से यहाँ पर युद्ध शुरू होता है और वह युद्ध भीषण चलता है और 2011 में आकर यह एक नया देश बन जाता है। आज सूडान में मेजॉरिटी 70% अरब मुस्लिम्स हैं और आज साउथ सूडान में मेजॉरिटी 65% क्रिश्चियंस हैं, जो कि नॉन अरब मूल के हैं। और यहाँ पर अब अरब के जो मुस्लिम्स हैं ये माइनॉरिटी में हैं। इसी के ठीक ऊपर अगर हम देखें तो ये अबे है। ये सूडान और साउथ सूडान के बॉर्डर पर एक क्षेत्र है जो तेल से समृद्ध है और जो उपजाऊ है। तो आज भी सूडान और साउथ सूडान इसको लेके युद्ध करते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर देखिए आप प्लस का चिन्ह है, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस यहाँ पर एबे में भी हैं, ताकि यहाँ पर नरसंहार को रोका जा सके और शांति व्यवस्था ये बहाल रहे। तो साउथ सूडान में यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज यहाँ है। फिर आप भी देख रहे होंगे एक शेडेड एरिया, ये एरिया है डारफुर। डारफुर युद्ध के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। डारफुर युद्ध, ये युद्ध भी अरब और नॉन अरब के बीच में ये रहा और काफ़ी लंबे समय से रहा और उसी का स्पिल ओवर इफेक्ट है कि ये साउथ सूडान एक अलग देश बना। तो इस तरह के आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कई युद्ध जनजातियों के बीच में, देशों के बीच में हुए हैं, जिसके कारण
यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस को भी आना पड़ा है। यह बताता है कि विश्व अफ्रीका को कितनी गंभीरता से लेता है। यहाँ की घटनाओं को गंभीरता से इसलिए भी इनको विश्व लेता है क्योंकि यहाँ पर हीरे, सोने, तांबे, ये सब बहुत ढेर सारे खनिज हैं। इसके बाद अगर हम देखें जो विश्व की महाशक्तियां हैं वो कैसे देखती हैं अफ्रीका को। यूएसए मिलिट्री बेसेस, अमेरिका ने यहाँ पर 34 मिलिट्री बेस बनाए हैं। ये देखिए प्लस का जो साइन है ये यूएस के मिलिट्री बेस है। तो आप देख सकते हैं चाड, नाइजर और फिर घाना, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सूडान, जिबूती, कीनिया, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबन, तो बोत्सवाना। तो यूएस के जो मिलिट्री बेसेस हैं उनकी अधिकता आप यहां देख रहे हैं इस क्षेत्र में। ये जो क्षेत्र है इसमें आप यूएस के मिलिट्री बेसेस की अधिकता देख रहे हैं। ये जो जिबूती छोटा सा एक देश है, ये यहाँ पर बाबेल मंडेब की खाड़ी है और यह खाड़ी इसके नीचे बहुत गहरा पानी है। तो यहाँ पर पोर्ट है, तो इसलिए यहाँ पर करीब 11 देशों का बेस है जिबूती में और करीब 13 देश हैं जिनके सैन्य बेस अफ्रीका में स्थित है। अगर आप देखें फ्रेंच मिलिट्री बेस भी इस एरिया में है। सेनेगल, मैरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जिबूती, गैबन। तो फ्रांस और अमेरिका ज़्यादातर इस क्षेत्र में अपने मिलिट्री बेसेस लगाए हैं। अगर आप ब्रिटिश मिलिट्री बेसेस को देखें तो ब्रिटिश भी माली, कीनिया, इन सब क्षेत्रों में है। तो ज़्यादातर मिलिट्री बेसेस यहीं पर क्यों हैं? ये बीच वाला क्षेत्र है। चाइना भी अभी मिलिट्री बेस बनाना प्रारंभ किया है और चाइना ने जिबूती में अपना मिलिट्री बेस बनाया है, ये जो ग्रीन है। और यूएस का यहाँ पर परमानेंट मिलिट्री बेस है जिबूती में। भारत ने भी अपने मिलिट्री बेस बनाया है। भारत ने मेडागास्कर, सिचिल्स आइलैंड में बनाया है और यहाँ पे इंडियन ओशन रिम, ये भारत का एक इनिशिएटिव है और उसमें और भी देश हैं, अभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि जो मिलिट्री बेसेस हैं यहीं पर क्यों स्थित हैं? ये इसलिए स्थित हैं क्योंकि ये एक हिप्पो ट्रेंच का एक कॉन्सेप्ट है। हिप्पो ट्रेंच का मतलब जब हिप्पोपोटामस को रोकना होता है तो जंगल में एक गहरा ट्रेंच बनाया जाता है, एक गड्ढा बनाते हैं ताकि हिप्पोपोटामस उसको क्रॉस न कर पाए और वो जंगल के एक ओर रहे। तो इतने ज़्यादा यहाँ पर मिलिट्री बेसेस होने का एक कारण ये है कि यहाँ से जो मिलिटेंसी या जो इस्लामिक मिलिटेंसी वो दक्षिण की ओर आना चाहती है, उसको रोकने के लिए, प्रथम कारण। दूसरा कारण, यहाँ के जो युद्ध हैं, जो आपस में जनजाति के युद्ध हैं, जो स्टेट के डिफरेंसेस हैं, इस जो स्टेट में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उनको यहीं तक सीमित कर देना और इसके नीचे ना आने देना, यहाँ से यहीं पर रोकना। तो ये हिप्पो ट्रेंच है अफ्रीका का। आज अफ्रीका में करीब 25 इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं। तो अमेरिका बोलता है कि इनको रोकने के लिए और शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए हमको 34 मिलिट्री बेस लगाना हुआ है। ठीक यही लॉजिक फ्रांस देता है, ठीक यही लॉजिक ब्रिटेन, रशिया भी देते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि क्या इन मिलिट्री बेसिस से इन देशों की शांति, समृद्धता ये बहाल हो पाएगी? अगर बहाल हो पाती तो आप थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़ा सा पीछे आप जाएं तो ये अफ्रीका का जो कॉलोनाइजेशन हुआ ये 1883 से 1918 के बीच में हुआ। मतलब यूरोप के देशों ने इस अफ्रीका को अपने हिसाब से बांट लिया कि ये पार्ट मेरा, ये पार्ट आपका, ये पार्ट मेरा। इसमें जर्मन, फ्रांस, ब्रिटिश, स्पेन, पोर्चुगल, ये सब कंट्रीज थे। तो जब इसको बांटा
तो फिर उसके बाद इसका दोहन उन्होंने शुरू किया, जंगल काटे, यहाँ पर जो खनिज थे उसको खोदना स्टार्ट किया, उसको यूरोप ले गए, और इसके साथ स्लेव ट्रेड भी इन्होंने प्रारंभ किया। स्लेव ट्रेड 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में हुआ, यही इस कोस्ट से हुआ। तो जो यूरोपियन पावर्स एक समय इसको बांटे थे आपस में और इसका एक्सप्लॉयटेशन किए, उसी यूरोप में एक समय 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है, तमाम ह्यूमन राइट्स, तमाम ढेर सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो लोग उस समय भी यूरोप के लोग यहाँ का शोषण कर रहे थे। तो उनकी नीति अपने देश के लिए अलग थी और अफ्रीका के लिए अलग थी। तो जब उस समय अलग थी तो आज कितना वह नीति बदली है या बदलेगी, इसको जो डाटा है उससे देखा जा सकता है। 1914 में 1918 प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है यूरोप में। यूरोप में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है तो मैन पावर और इनके संसाधनों का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में होता है, जबकि प्रथम विश्व युद्ध में अफ्रीका के किसी देश का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो इससे पता लगता है कि यूरोपीय जो शक्तियां रही हैं उन्होंने अफ्रीका के संसाधनों का दोहन अपने राष्ट्रीय हित में, अपने सामाजिक हित में किया है, ना कि अफ्रीका के विकास के हित में किया है। दूसरी चीज, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, वायसराय की ट्रीटी के बाद अफ्रीका को फिर से बांटा गया, जर्मनी की कॉलोनीज छीनी गई, चेंज की गई, फिर शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, जापान, इटली ये जब हारते हैं तो उसके बाद फिर अफ्रीका का डीकोलोनाइजेशन फेज शुरू होता है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अफ्रीका के संसाधन, मैन पावर जो भी यूज हुआ वो सब यूरोप के, इनके जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उनके लिए ये यूज हुआ है। अफ्रीका के सामाजिक विकास या इनकी शिक्षा या इनके अस्पताल, इसको बनाने के लिए प्रयोग नहीं किए गए। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर यूरोप इतने दिन से इनके टच में हैं यूरोपियन पावर, और फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं, यूएन की परमानेंट मेंबर्स हैं, तो जो डेवलपमेंट अब तक नहीं हो पाया, तो अब यह अपेक्षा करना कि अमेरिका हमारा अफ्रीका का विकास कर देगा या यूरोप अफ्रीका का विकास कर देना, ऐसा प्रतीत होता है कि यह सोचना सत्य नहीं है। जबकि यूरोप कहता है कि हम सिविलाइजिंग मिशन पे जाते हैं, सिविलाइजिंग मिशन पे जाते हैं तो हम लोगों को सभ्य बनाते हैं। ऐसा यूरोप में, यूरोप के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो वहाँ के राइटर्स हैं, जो वहाँ के हिस्टोरियंस हैं, बोलते हैं। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर यहाँ डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट होता है। अफ्रीका को जब डीकोलोनाइजेशन किया जा रहा था तो अफ्रीका के राष्ट्र बनाए गए। राष्ट्र कैसे बनाए गए? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के सहारे लाइनें खींच दी गई। यह नहीं देखा गया कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में है, किसका क्या समूह है, वहाँ की उन जनजातियों की क्या मांग है और उनका समूह कहाँ है। इन्होंने 80% आज अफ्रीका के बॉर्डर्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के सहारे खींचे गए हैं। परिणाम है कि आज जो जनजातियों के बीच में जो उनकी एकता है, वह एकता राष्ट्रीय एकता पर भारी पड़ती है। यहाँ पर कोई जनजाति है इस क्षेत्र में तो वह ये नहीं देखेगी कि लीबिया का बॉर्डर है, चाड का, इजिप्ट का या सूडान का। वो लीबिया के शासक से उतना के प्रति उतना लाल नहीं होगी जितना बॉर्डर के बगल वाले अपने जो ट्राइब का रिश्तेदार है, जो उनका समाज है। तो इसके कारण यहाँ के जो बॉर्डर्स हैं पूरे अफ्रीका के, ये वीक बॉर्डर्स हैं, पोरस बॉर्डर्स हैं, और इसी कारण यहाँ पे इंस्टेबिलिटी हमेशा रहती है। और 9/11 के बाद से अमेरिका ने यहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दिया है, क्योंकि अमेरिका की एम्बेसी पर भी यहाँ पर अटैक हुए और अमेरिका का कहना है कि इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म यहाँ पर बढ़ रहा है और इसको काउंटर करने की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पर बेसिस को ये बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें एक सत्य और भी है कि अमेरिका का जो अपनी
इकॉनमी है वह वहाँ पर एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, MIC जिसको बोलते हैं। तो अमेरिका का ज़्यादा जो धन है वह आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाने से आता है। तो अगर आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनेगा ज़्यादा तो उसका कहीं प्रयोग तो होना चाहिए, उसको कहीं कोई खरीदने वाला हो, कोई यूज़ हो, तो उसको यूज़ जब मिलिट्री बेसिस ये बढ़ेंगे तो ही उनका यूज़ हो पाएगा। तो एक ये भी आप इसको ये बोल लीजिए इकोनॉमिक कंपल्सन या डोमेस्टिक कंपल्सन, और उसके साथ ये वर्ल्ड की जो चेंज होती सिचुएशंस हैं कि यहाँ पे जो मिलिटेंसी जैसे बोको हरम, अल कायदा, ये सब के आने से अमेरिका को एक कारण मिला, और जो यूरोपीय शक्ति उनको एक कारण मिला कि यहाँ पर हम मिलिट्री बेस बनाएं। तो मिलिट्री बेस बन गए, और इनकी जो सरकारें हैं, जो एलिट्स हैं, वह आज भी जो कॉलोनियल कल्चर रहा है उससे वह ढेर सारे गुण सीख कर बैठे हैं। वह गुण है कि अपना पेट भरते रहो और जनता का जो इंटरेस्ट है, जो जनता का विकास है, उसको वो लोग नेग्लेक्ट करते हैं। इसीलिए समय समय पर यहाँ पर अपराइज होता है, लोग रोड्स पर आ जाते हैं। इसमें जैसे एक देश यहाँ ट्यूनीशिया था, तो अरब स्प्रिंग यहाँ के शासक के प्रति लोग रोड पर आए और बोले नहीं, यहाँ अब ये सुधार की आवश्यकता है और देश ऐसे नहीं चलेगा। तो इस तरह अफ्रीका में मिलिट्री बेसिस, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, एथनिक राइट्स, ये सब हो रहे हैं। और इसी के बीच में ही तेल का दोहन, ये घाना में से सोने का दोहन, हीरे का दोहन, ये सब भी साथ में ये चलता रहता है। तो अफ्रीका का जो जियोपॉलिटिक्स है ये बहुत ही डायनामिक है। इसमें ये विश्व के ये जो 5 महाशक्तियां हैं, USA, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, ये इन्वॉल्व हैं। भारत भी इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव है, इसके तहत भारत भी सक्रिय है देशों से अच्छे संबंध ये बनाने में, ताकि जो इंडियन ओशन की रूट्स हैं तेल की, 80% तेल हिंद महासागर से होकर जाता है, ताकि ये रूट्स ये सुरक्षित रहें। और चाइना ने भी अभी यहाँ पर बेल्ट रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव में चाइना सी से कीनिया, मोम्बासा एक रोड बना रहा है, और जितने पोर्ट्स हैं इनको वो कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ताकि यहाँ के जो मिनरल्स हैं, जो यहाँ के संसाधन हैं, उसका दोहन चाइना कर सके और चीन को फायदा हो। तो इस तरह जो अफ्रीका की जो जियोपॉलिटिक्स है वह घिरी है युद्ध से, घिरी है मिलिट्री बेसिस से, और अभी उसमें जो लोकतंत्र होता है, जो शांति प्रिय ढंग से एक दूसरे को, जिसको बोलते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, उसका अभी अभाव दिख रहा है। आने वाले समय में हम लोग को ये पता लगेगा कि वो लोग या तो साथ रहना प्रारंभ कर देंगे शांति से, या युद्ध की आशंकाएं ये बढ़ सकती हैं। तो अफ्रीका का जियोपॉलिटिक्स यूरोप को, भारत को, अमेरिका को, इस पर इसका स्पिल ओवर इफेक्ट होता है। इसके साथ जब आप यूनो की बात करिए तो यूनो को यहाँ पर 6 ऑपरेशंस चल रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा महाद्वीप है, 134 करोड़ की आबादी है, कोई भी देश अभी इसका यूनो का परमानेंट यूनो का मेंबर नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर एक अफ्रीकन यूनिटी AU, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी है। तो वह देश इस चीज़ के लिए प्रयास करते हैं कि यहाँ पर शांति रहे और शांति से विकास हो सके, शांति से इनका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सके, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो सके, जो डिस्प्यूट्स है वो शांतिपूर्वक उसका हल निकाला जा सके। और इसके बाद जो अफ्रीका में इन सब के कारण एक जो बहुत बड़ी घटना घट रही है, वह घटना इस समय ये है कि यहाँ के जो युद्ध हो रहे हैं, जो रिफ्यूजीज डिस्प्लेस हो रहे हैं, इसके कारण यहाँ का जो फॉरेस्ट रिसोर्स है, जो प्राकृतिक संसाधन है, वो प्राकृतिक संसाधन है तो अफ्रीका का, जैसे कांगो के रेन फॉरेस्ट और ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट, ये दुनिया के 2 सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट हैं।
जो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पूरे ग्लोब, पूरी पृथ्वी को देते हैं। तो इस समय इन लोग का ये काटा जाना प्रारंभ है। माइनिंग के लिए है, युद्ध के लिए है, नए बेसेस बन रहे हैं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं और इनका धुआंधार दोहन जारी है। आप देखेंगे वर्ल्ड की रिपोर्ट्स में तो डिफॉरेस्टेशन का रेट कांगो में या अफ्रीका में बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है और इसका कारण फिर होगा कि आपका क्लाइमेटिक चेंज भी होगा और यहाँ पर अफ्रीका में क्लाइमेटिक रिफ्यूजीज भी हो रहे हैं। अभी आपने ये पढ़ा होगा कि इडाई साइक्लोन आया था, इलियॉस साइक्लोन आया था, इसके कारण भारी तबाही आई थी इस तट पर, ये मोजाम्बिक, तंजानिया के तट पर। आपने भी सुना होगा कि जो सहारा मरुस्थल है ये ऐसे बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो हजारों हेक्टेयर भूमि जो है इसका मरुस्थलीकरण हो जाएगा तो सूखा और फैलेगा और यहाँ पर जो कृषि योग्य भूमि है वो कम हो जाएगी और अगर कृषि योग्य भूमि कम हुई तो भोजन का उत्पादन कम होगा तो भूखमरी और बढ़ेगी। इसी उसमें अगर आप देखें तो ये जो जलवायु का इस तरह से बदलना ये अच्छा नहीं है, लेकिन अभी एक अच्छी चीज है कि अफ्रीका में ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव लिया गया है। इन देशों ने यहाँ पर एक हरित पेटी लगाने के लिए वृक्षारोपण प्रारंभ किया है ताकि सहारा मरुस्थल का फैलना यहाँ पर रुक जाए। और नैरोबी में यूएनईपी का ऑफिस है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो यूएनओ भी और भी देश प्रयास कर रहे हैं कि कांगो के जंगल ये बच सके, ये बचाए जाएं और इनको इसलिए तरह तरह के प्रोग्राम्स, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो ये रहा अफ्रीका का एक सूक्ष्म जियोपॉलिटिक्स का चित्र और आगे आने वाले इस समय में अफ्रीका और भी महत्वपूर्ण होता जाएगा। धन्यवाद।